नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपसे कहा कि ये चैनल संस्कृत साहित्य की सेवा के लिए है। यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, बहुत कुछ विद्यार्थियों के लिए है और बहुत कुछ संस्कृत अनुरागियों के लिए। और उसी कड़ी में ये विवेचन महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का चल रहा है। पिछले वीडियो तक हमने जो सुवर्ण नाभ ने हस्तिनी नायिका के संदर्भ में कहा कि उनके लिए ये आसन उपयुक्त हैं, उसके बाद उन्होंने जल क्रीड़ा की बात की कि जल में संभोग उपयुक्त है। महर्षि वात्स्यायन ने कहा कि भाई वो योग्य नहीं है। लेकिन जब हम विचार करें तो वास्तविकता यह है कि महर्षि वात्स्यायन ने जो बात कही वो उस समय के लिए बड़ी अनुकूल थी, क्योंकि जब स्नान के लिए हमारे पास इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी, लोग नदी या सरोवर में ही स्नान किया करते थे, तो इस प्रकार से ये योग्य नहीं था, अयोग्य था, संभव भी नहीं था। लोग असंभव को संभव बनाते रहते, वो एक अलग बात है। लेकिन आज अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो यहां पे सुवर्ण नाभ का जो मत है उसका अनुकरण बिल्कुल किया जा सकता है। अब चित्ररतानि, अब ये व्यक्ति मात्र का स्वभाव है कि उसको कुछ ना कुछ नया अच्छा लगता है। अब नित्य प्रति ना तो नए पुरुष का वर्ण संभव है और ना ही नई स्त्री का वर्ण संभव है, तो हमारे साथी पात्र तो वही रहेंगे। ऐसे में अगर जो रति क्रीड़ा के अलग अलग आसन हैं, अलग अलग प्रकार हैं, उनका कुछ प्रयोग नया नया किया जाए तो उन दोनों के बीच का वही संभोग जो है वो नवीनता वाला हो सकता है। और इसी आधार पे या इसी स्थिति के लिए यहां चित्ररथ का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए, ये कह सकते हैं, या एक आध बार के लिए ही उपयोगी होती हैं। वास्तविक आनंद जो संभोग का है वो तो जो निश्चित आसन है, जो निश्चित प्रक्रिया है, उसी में प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी कुछ नावीन्य के लिए इन चित्ररथों का वर्णन किया गया है। यह कहते हैं ऊर्ध्व स्थितियोर यूनः परस्पर अपाश्रयोः कुड्यस्तंभा अपाश्रितयोर वा स्थितरतम। भाई खड़े होकर के भी रति क्रीड़ा संभव है, लेकिन खड़े होकर के किस किस प्रकार के आसन किए जा सकते हैं या किस किस प्रकार से समागम किया जा सकता है, यह समागम बिना किसी सहारे के संभव नहीं है। अगर आप सम्मुख से इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो किसी खंभे या किसी दीवार का सहारा लेकर के स्त्री को खड़ा किया जा सकता है और उसके बाद इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है। ये सम्मुख भी हो सकता है और ये पीछे से भी संभव है। पीछे से संभव तब बनेगा जब स्त्री जो है कुछ आगे को झुकी रहेगी और किसी चीज का सहारा लेकर के अगर वो खड़ी होती है तो उसके लिए सरल हो जाएगा। और मैं यहां पे किसी भी प्रकार से जिसको अप्राकृतिक मैथुन कहते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुदा मैथुन की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन पृष्ठभाग से जैसे प्राणी, संपूर्ण प्राणी जगत जिस स्थिति का सहारा लेता है, इस प्रकार से इसमें समागम संभव है। फिर कहते कुड्या अपाश्रितस्य कंठावसक्त बाहु पासायास तद्धस्त पंजरापविष्टाया उरुपासेन जघनम अभिवेष्टयन्त्या कुड्ये चरण क्रमेण बलंत्या अवलंबितकम रथम।
इसमें अवलंबितक आसन की बात करते हैं। स्थिति क्या होगी कि नायिका पूरी तरीके से, अब जिसका वजन कम होगा वही स्त्री इस आसन का प्रयोग अपने पति के साथ कर सकती है। जिनका वजन अधिक है वो तो इसकी कल्पना या विचार भी ना करें तो ही ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि नायिका जो है पूरी तरीके से अपने पति के गले में भुजाओं का हार डाल के और उसको गले में लटक जाना है। अब जब वो गले में लटक गई है, इस स्थिति में यह समागम प्रारंभ होगा, लेकिन चूंकि स्त्री ने किसी चीज का अवलंबन नहीं लिया है और पुरुष सीधा खड़ा हुआ है, तो वो हलन चलन वाली जो प्रक्रिया है वो एक कठिन स्थिति बनेगी। तो ऐसे में किसी दीवाल के साथ या किसी खंभे के साथ, यहां तो कंठावसक्त बाहु कुड्य चरण क्रमेण, यानी एक खंभे का वर्णन किया है कि खंभे पे स्त्री बार बार अपने पैरों से प्रहार करेगी, यानी पैरों से धक्का मारेगी। तो उस स्थिति में ये जो आवागमन की प्रक्रिया है वो संभव बनेगी। तो एक तो खड़े होकर के स्त्री को दीवार के सहारे पे खड़ा कर दिया और फिर पुरुष ने इस प्रकार से प्रयोग किया। मैंने कहा कि ये पृष्ठभाग से भी संभव है, लेकिन पूरी की पूरी स्त्री पुरुष के गले में अपनी भुजाओं का बाहुपाश डाल करके, यहाँ लिखा है कंठा वसक्त बाहु, गले में पूरी तरीके से बाहें डाल के बाहुपाशया, अपने दोनों बाहुपाश से बिल्कुल, क्योंकि उसी के बल पे लटके हुए हैं, पुरुष के हाथ स्त्री की नितंब पे रहेंगे और जब ये संवेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो फिर स्त्री दीवार को अपने पैरों से धीरे धीरे धक्का मारती हुई, पुरुष तो दीवार से दूर ही होगा और इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। इसको अवलंबतिकम रतम ये नाम दिया है। थोड़ा मैंने कहा कि ये सारी चीजें सिर्फ प्रयोग भर के लिए हैं, न तो संपूर्ण रति इसमें पूर्ण की जा सकती है, संपूर्ण संभोग इस स्थिति में पूर्ण नहीं किया जा सकता। हाँ, पृष्ठभाग से स्त्री को खड़ा करके अगर संप्रेषण किया जाए तो उसमें आप उस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। ये निश्चित है कि उस स्थिति में जो स्त्री को पराकाष्ठा के आनंद की प्राप्ति होनी है वो नहीं ही हो पानी है। हाँ, एक बार थोड़ा सा उसको आनंद की प्राप्ति जो होती है वो संभव है, और पुरुष का तो ये है कि उसका तो एक बार जब स्खलन हो गया तो उसकी स्थिति पूरी हो जाती है। बाकी ना तो खड़े होकर के और ना ही ऐसे गले में लटक के जब संभोग किया जाए तो उस स्थिति में किसी भी तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा करना, यानी संभोग के अंत तक जाना, ये बड़ा ही, क्योंकि झूला स्त्री झूलती रहे पुरुष के कंधों पे लटकी हुई, तो या तो बिल्कुल ही कोई फूल जैसी स्त्री हो और पुरुष कोई बड़ा ही बाहुबली प्रकार का हो, तो इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है, अन्यथा ये प्रक्रिया संभव नहीं है। भूमो वा चतुष्पद वदा स्थिताया वृषली ये अवस्कंदनम धेनुकम। धेनुकासन कहते हैं कि जब स्त्री अपने दो हाथों को जमीन पे टिका ले और पशु की तरह, गाय की तरह या किसी भी प्राणी की तरह वो चार पैर वाली हो जाए, एक तरीके से हाथों को भी पैर की तरह उपयोग करे, तो इस प्रकार से जब समागम किया जाए तो धेनुकम, इसको धेनुक कहा गया है। मैंने इसकी आधी स्थिति का वर्णन खड़े हुए आसन में किया था कि अगर वो दीवार के सहारे पे अपने छाती के भाग को या अपने हाथों से सहारा लेती है और खड़ी रहती है, तो वो खड़े होकर के पृष्ठभाग से संप्रेषण वाला आसन था। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल प्राणी की तरह हाथ भी जमीन पे लगा दिए, पैर भी सीधे रहेंगे, घुटनों पे नहीं मुड़ना है, और इस स्थिति में अगर वो झुक करके खड़ी हुई है तो उसकी स्थिति आप किसी भी पशु के समान, गाय वगैरह के समान मान सकते हैं। इसलिए इस आसन को धेनुकम कहा गया है। तत्र पृष्ठम उराह कर्माणि लभते। अब इस धेनुक आसन की विशेषता को बताते हुए कहते हैं कि चूंकि यहाँ पे जो पुरुष है उसके हाथ फ्री रहते हैं,
जब आप खड़े होकर के कर रहे हैं और पुरुष ने नितंब भाग पे एक तरीके से अपने हाथों से झूला बनाया हुआ है, उसी के ऊपर स्त्री बैठेगी और स्त्री ने अपने हाथों से उसके गले को पकड़ा हुआ है, तो जो इससे पहले आपसे कहा था अविलंबितक आसन, तो उसमें तो ये सारी प्रक्रियाएं संभव नहीं है। लेकिन इस आसन में जब धेनुक आसन बनाया जाएगा तो पुरुष संप्रेषण करने के बाद उसके हाथ फ्री रहते हैं, तो बड़ी अच्छी तरीके से वो स्त्री के वक्षस्थल पे उन हाथों का उपयोग किया जा सकता है। और इस प्रक्रिया को, क्योंकि पूरा प्राणी जगत ही इस प्रक्रिया का प्रयोग करता है, अत्यंत आनंददायी माना गया है। और मैंने आपसे ये कहा था कि ये आसन ऐसा है कि जिस आसन में संभोग को पूरा किया जा सकता है। यहां ऐसी स्थिति नहीं है कि हो सकता है कि स्त्री इतनी देर झुकी ना रह सके, तो थोड़ी ऊंची होकर के दीवार का सहारा है, किसी ऐसी चीज पे सहारा लेकर के वो अपने हाथों को टिका सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। एतेनैव योगेन शोणमेणयं छालगम गर्दभाक्रांतम मार्जाललितकम व्याघ्रावस्कंदनम गजोपमर्दितम वराहघृष्टकम तुर्गाधिरूढ़कम इति यत्र यत्र विशेषो योगो अपपूर्वत तद तद उपलभ्येत। अब देखिए, इसी प्रकार से जैसे कुत्ता है, हिरण है, बकरा है, गधा है, बिल्ली है, व्याघ्र है, हाथी है, सुअर हैं, घोड़े हैं, ये सब भी, हम यहाँ पे गाय की तरह समागम की बात की है, लेकिन इन सब की प्रक्रियाओं को भी, यानी तरह तरह के प्राणियों की चेष्टाओं को भी अनुकरण उनका किया जा सकता है। मैंने आपसे कहा कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मन में या अपने समागम में कुछ नवीनता लाने के लिए संभव हैं, बाकी संपूर्ण सुख की प्राप्ति इसके अंदर नहीं है। कभी आप कुछ चीज़ों को इनके साथ जोड़ सकते हैं। मिश्रीकृत सद्भावाभ्याम द्वाभ्याम से संघाटकम व्रतम। अब देखिए, यहाँ पे अगर इस प्रकार की कोई स्थिति है, संघाटक रथ की बात कर रहे हैं, ये भी विचित्र रथ में ही आएगा, यानी एक स्त्री और एक पुरुष का समागम अगर है तो ये तो एक पराकाष्ठा के आनंद के लिए है। लेकिन जब विचित्र रथ की ही बात कर रहे हैं, तरह तरह की रति प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, तो संघाटकम में क्या है कि अगर दो स्त्रियां हों और एक साथ दोनों में इतना प्रेम है, वो अपने पति को इतना प्रेम करती हैं, तो ये भी संभव है कि दोनों स्त्रियों के साथ एक साथ पुरुष इस प्रक्रिया को कर सकता है, और इसको संघाटक रथ कहा गया है। अब आज के समय में तो इसकी बात करना या इसकी चर्चा करना या इसको बोलना भी एक तरीके से फेमिनिज्म के विरुद्ध है, क्योंकि आज तो इस चीज़ की न तो हमें जो हमारा समाज है वो सम्मति देता है, ना ही जो हमारा संविधान है वो इसकी सम्मति देता है। लेकिन ये ग्रंथ जब लिखा गया, या जिस काल का ये ग्रंथ है, उस काल में अनेक विवाह की पद्धति थी, और बहुत सारे विवाह तो इस प्रकार के भी हुआ करते थे कि एक ही घर की दो बहनें हों या दो सखियां हों, उनके साथ भी हुआ हो। और उन स्थितियों में कई बार ऐसा है, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े मंदिरों के शिल्प पाए गए हैं, उनमें भी इस प्रकार के चित्रों का आप विनियोग देख सकते हैं कि वहाँ पे भी एक ही पुरुष हो और दो या दो से अधिक स्त्रियों के साथ उसका समागम हो रहा हो। इस प्रकार के चित्र भी हैं, इस प्रकार की मूर्तियाँ भी हैं, और इसी प्रकार से एक ही स्त्री अनेक पुरुषों के साथ समागम करती हो, इसके भी चित्र पाए जाते हैं। आजकल ये सारी चीजें जो हैं वो इस ग्रंथ के कथन मात्र की चीजें रह गई हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। या फिर जो एरोटिक वीडियो बनाते हैं, इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं, उनके लिए ये चीजें हो सकती हैं। वास्तविक जीवन के लिए ये बिल्कुल निषिद्ध प्रक्रिया, आप इसको मान सकते हैं। चलिए, एक स्त्री के साथ अनेक पुरुष के समागम की जो बात है, मैंने आपसे कहा कि शास्त्रोचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी महर्षि वात्स्यायन ने इसका चूंकि उल्लेख किया है, और किस संदर्भ में किया है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, और आप आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। सांप्रयोगिक प्रकरण चल रहा है।
आप अपने आनंद के लिए मित्रों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।